लाल हिसार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम ने हिसार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके बाद वह गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंचे और बजट पर चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता सहित जिला प्रधान और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आयोजित बजट चर्चा में सीएम से कई लोगों ने सवाल पूछे, जिनका सीएम मनोहर लाल ने जवाब भी दिया। इस मौके पर सीएम ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्हें यह भी कहा कि इस बार का बजट सत्र बहुत बढ़िया रहा है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बार का बजट पेश किया गया है। कमेटी 8 कमेटी 74 विधायकों को अलग अलग कमेटियों में बांट करके हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने और उनको कुछ विषय दे दिए बजट के, और वो बजट में जो घोषणा की थी वो उनको बता दिया। इसके ऊपर चर्चा करो, इसमें सब बातें ठीक है या कोई नया सुझाव उसमें दे सकते हैं क्या? कोई सुझाव इस बार के बजट में भी माना जा सकता है और मानो किसी कारण से इस बार वो संभव नहीं हुआ तो आगे के लिए उसको 3 महीने बाद 6 महीने बाद फिर से जब सेशन होते हैं उसके अंदर उसको ला करके उसको किया जा सकता है शामिल। तो गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 2 में फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। फर्जी कॉल सेंटर पर सीएम फ्लाइंग टीम ने गुरुग्राम में छापेमारी की और अवैध कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया, जिसके बाद अपराध से संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और फर्जी कॉल सेंटर के मालिक सहित 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 14 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है और इस अंतरराष्ट्रीय मेले में दुनिया के हर एक कोने से कलाकार पहुंच रहे हैं। वहीं इस मेले में बीन से संगीत बजाने वाले कलाकार भी पहुंचे और अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत रहे हैं। आपको बता दें कि बीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में सांप का तमाशा आदि दिखाने वाले लोग करते हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने बीन बजाने वाले कलाकारों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। कल्चर में या कहें तो भारतीय कल्चर में जो बीन पार्टी है उसका, बीन के जो धुन है उसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत फिल्में बनी हैं बीन के ऊपर। ये कहा जाता था, ये धारणा थी कि जब बीन बजती है और उस पर एक सुर लहरियां लगती हैं तो जो नाग होते हैं या सांप होते हैं वो अपने आप घरों से बाहर निकल आते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। मेरे साथ आज है मनीष, बीन पार्टी है। ये लोग जो हैं दिल्ली के हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि जो बीन का कल्चर है या बीन की जो सुर लहरियां हैं, आज इस वक्त जो आज का वातावरण है उसमें कितनी सार्थक है और कितना इनको रिस्पॉन्स पब्लिक से मिलता है। आइए बात करते हैं। क्या चाहते हो मोदी सरकार से आप? देखिए सर, आज के समय में मोदी सरकार देश के लिए बहुत कुछ कर रही है और बहुत अच्छा किया है मोदी सरकार ने। बस हम तो यही कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से हमारी अपील है कि जो हमारी ये संस्कृति है ये विलुप्ति के कगार पर है। पहले हमारे सांप के साथ हमारा काम खेल होता था, तो गांव-गांव में जाके, शहरों में जाके हम खेल तमाशा करके उससे अपना रोजी रोटी का हमारा गुजर बसर चल जाता था। लेकिन कुछ साल पहले पिछली सरकारों ने उस पर बैन लगा दिया गया है, तो सांप का तो काम अब नहीं रहा हमारे पास, क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया। अब सिर्फ बीन का काम रह गया, तो बीन को लोग सुनते हैं तो इतना गांव में घूम के हम उस पर कुछ कमा नहीं सकते। तो हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर बीन, तुम्बा, ढोल जो हमारी एक ग्रुप है, इसको मेलों में या फेस्टिवल प्रोग्रामों में
हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले या हमारे रोजी रोटी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। कुछ हमारे जैसे पेंशन होती कलाकारों की, वो कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए, तो हम यही कहना चाहते हैं मोदी सरकार से। धन्यवाद। तो ये सुरलहरियां थी मनीष बीन पार्टी दिल्ली की। सूरजकुंड मेला से हर खबर हरियाणा के लिए मैं बीडी कौशिक। तो 22 तारीख से लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी की जा रही है। हर रोज 80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने लोगों से बातचीत की। पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से शुरुआत बढ़ोतरी की हुई तब से 80 और 81 पैसे के लगभग हर रोज डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी होती जा रही है। और पिछले 4-5 दिन की अगर हम बात करें तो 3 रुपये 20 पैसे के आसपास डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी एकदम से मानी जा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डलवाने वालों की लाइन लगी है, लेकिन कहीं न कहीं हर कोई त्राही कर रहा है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते भाव का सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है और आम जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ते रेट हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि दीपावली के समय में जो आंकड़ा 100 को पार कर चुका था उसमें सरकार ने 12 रुपए की राहत दी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों के, उसके बाद फिर डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी शुरू हो गई और वो बढ़ोतरी अब धीरे धीरे फिर से 100 का आंकड़ा पार करने की ओर है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता की पुकार का सरकार पर कितना असर होता है और क्या ये डीजल और पेट्रोल के रेट जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जाएगा और जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। फर्क पड़ रहा सर, और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत मार पड़ रही है महंगाई की। और जमींदार तो मर चुका मान के चलो, पीछे भी सुंडी ने फसल खराब कर दी थी और अब जो गेहूँ हो सरसों है उसमें भी कोई अच्छा दम नहीं है, हल्की ही है। तो अब जो आपका सीजन चलेगा उसमें डीजल की कितनी खपत? डीजल तो जी 90-95% डीजल ही चलता है जी। डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर जनता पर पड़ रहा है? जनता पर तो पूरा असर पड़ रहा है। और ये तो एक बार ये अपन वोट लेने खातर जनता को खुश कराया था, अब वोट लिए ले। मैं तो चाहता हूँ हर रोज इलेक्शन हो देश में, जिससे कुछ न कुछ फर्क पड़े, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। पहले तो मोदी कहता है ये कंपनियों के अंडर में है, लेकिन इलेक्शन आता ही ये मोदी के अंडर में हो जाते हैं। तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम मजदूर लोग हैं, इसका पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो कैसे अपना काम धंधा चलाएंगे, इससे तो हमारे गांव में मंदा पड़ जाएगा। डीजल के पेट्रोल के दाम 22 तारीख से शुरू होके आज 3 रुपये 17 पैसे बढ़ चुका है, आगे भी और भी बढ़ेगा। तो दिल्ली की कितनी बढ़ोतरी अंकित की जा रही है? लगभग बढ़ोतरी 80 पैसे। तो 5 दिनों में चौथी बार महंगाई की मार झेल रहा है आम आदमी। दिल्ली में अगर बात की जाए तो 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल, वहीं डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ये अलग अलग राज्यों से दाम है पेट्रोल और डीजल के। मुंबई की बात करेंगे 113 रुपए 35 पैसे पेट्रोल हो चुका है, साथ ही साथ डीजल में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा चेन्नई में भी लगातार इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए, तो किसान आंदोलन के दौरान कुंडली बॉर्डर से लेकर बिस्वा मील चौक तक पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मियों अधिकारियों की दिन रात नियुक्ति की गई थी, जिसके लिए प्रशासन ने जठेड़ी टेंट हाउस से किराए पर गद्दे और कुर्सियां ली थी। अब जबकि आंदोलन खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने ना तो टेंट हाउस का किराया दिया और ना ही किराए पर लिया गया सामान लौटाया। ताज्जुब की बात है कि पीड़ी टेंट हाउस मालिक लगातार मांग कर रहा है और ऐसे में वह अपने बकाया पैसे का भुगतान करने की लगातार पुलिस प्रशासन से यह मांग कर रहा है। और ऐसे में प्रशासन ने ना तो टेंट हाउस का किराया दिया है और ना ही किराए पर लिया गया सामान लौटाया है।
ताजुब की बात यह भी है कि पीड़ित टेंट हाउस मालिक सीएम विंडो से लेकर कष्ट निवारण समिति की बैठक तक में शिकायत दे चुका है, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है अब तक। दीपक टेंट हाउस में काम करता हूँ जी। हाँ। तो हमारा आंदोलन में जी सामान की आधा करते हुआ था जी। हाँ। तो 12-13 दिन हुई जी। हाँ। नहीं तो पता जी। हाँ। नहीं उसका किराया आ लिया जी। हाँ। हम भी परेशान हो रहे जी, मालिक भी परेशान हो रहे, मजदूर आदमी जी हम जी, उसी के जरिए हमारा काम चलता था जी। तो सामान नहीं है जी, हमारे पास काम भी नहीं है। हम भी बहुत परेशान हो रहे, मजदूर आदमी जी हम, वो सुनाई नहीं हो रही कि हमारी क्या समस्या हुई? समस्या भाई साहब एक किसान आंदोलन चला था। कहाँ पे? ये अपना 20वां मिल के सिंह बॉर्डर तक। हाँ जी। तब भाई प्रशासन का ऑर्डर आया था कि बिस्तर और जो टेंट का सामान भेज दो भाई। हाँ। वो हमने भेज दिया भाई। 13 महीने तक उसने ही तो हुआ कराया लिया भाई, और मेरे ख्याल में 17-18 महीने तो लिए सामान नहीं लिया। सामान भी भाई दूसरे किराए पे ले दे रखे, मारा गया मैं खामा था भाई। कितना बिल था उसमें? बिल है भाई 18 लाख और भाई 18,85,000 का बिल है। तो अब कहाँ आपने शिकायत लगाई? शिकायत भाई सीएम विंडो मैंने डाल ली, डीसी ऑफिस में मैं डाल लिया, और भाई माननीय मुंतुर शर्मा जी परिवहन मंत्री ब्रह्मेश मीटिंग में मैं गया था, उन्होंने आश्वासन बढ़िया दिया था, लेकिन भाई काम हो गया भाई ना। जो सीएम विंडो पर जो हमें शिकायत जो मिली है उसका हम निस्तारण संबंधित विभाग द्वारा जल्दी ही करवा देंगे, ताकि जो नागरिक है उसे किसी समस्या का उसका जो ग्रीवांस है वो रिट्रेस हो पाए। तो जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन में 130 देशों से कई जाट प्रतिनिधि भाग लेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आयोजक राम अवतार पलसानिया और पीएस कलसानिया जाट धर्मशाला में निमंत्रण देने पहुंचे, जहां आयोजकों का जाट धर्मशाला पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर हिसार के कई जाट संस्थाओं के प्रतिनिधि भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आयोजक राम अवतार और पीएस ने हर खबर से बातचीत करते हुए बताया कि 12 जून को जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व के 130 देशों से जाट प्रतिनिधि पहुंचकर कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। उन्होंने कहा कि जाट समाज को मजबूत करने और उसके भविष्य पर चिंतन करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। हमारी जाट को अपनी सरदारी की लड़ाई लड़ रही है। तो व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक अनाज मंडी में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अनाज मंडी की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। वहीं व्यापार मंडल के प्रांतीय बजरंग गर्ग ने कहा कि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। सरकार को गेहूं खरीद का उठान और भुगतान समय सीमा पर करना चाहिए, जबकि गेहूं खरीद का उठान काफी लेट होने से मंडियां गेहूं से भर जाती हैं और मंडियों के बाहर लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लग जाती है, जिसके कारण किसान, आढ़ती और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के अंदर किसान की गेहूं की खरीद सरकार द्वारा 1 अप्रैल से शुरू की जा रही है। मेरी सरकार से अपील है कि गेहूं खरीद के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करने चाहिए। हर मंडियों में जो खरीद सेंटर उनके साथ जो सरकार ने बनाए हैं, हर खरीद सेंटर में और मंडियों में मूलभूत सुविधा की व्यवस्था सरकार अपनी तरफ से करे, जिसका पीने की पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, तिरपालों की व्यवस्था, लकड़ी क्रेट की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।
और मेट्रो सिटी में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगी तमाम बड़ी खबरें। है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। आज हम मौजूद हैं ब्यूटीफुल सिटी के नाम से मशहूर चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन की खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है और क्यों न केवल हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। एक अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा कि जो मैं ये कह देता कि नहीं, जो टूटा सामान है वो भी हम यूजफुल लेकर आ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। शादी के बाद फिर यहीं लेके आए हैं मुझे फर्स्ट टाइम। अच्छी है जगह। मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई, तुम तो आए जिंदगी में बात बन गई। ब्रेक के बाद स्वागत है। मेट्रो सिटी की तमाम खबरों का शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए दुकानदारों से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 5 दुकानदारों को ठगने की शिकायत मिली है। पुलिस के अनुसार 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है सुमित, प्रदीप और निरंजन। यह लोग ऑनलाइन पेमेंट के जरिए दुकानदारों के पास जाते थे और उनसे नोटों की माला खरीदते थे। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पेमेंट न पहुंचने पर सर्वर डाउन होने की वजह से बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। शहर में 2-3 व्यापारियों से सामान लेकर ने और पैसे पे फोन के जरिए भेजने बारे कहा था उन्होंने। तो जब पैसे नहीं आए तो उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन चल रहा है, पैसे आ जाएंगे। तो एक रमेश कुमार है दमदमा मोहल्ले का, तो उससे भी एक माला ली थी। माला लेते थे ये और सामान नहीं लेते थे, नोटों की माला लेते थे। और उसको एक नंबर दे गए थे वे कि भी अगर नहीं आओ तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना। हमने साइबर की मदद से उसका कांटेक्ट किया तो वो किसी और का था और उसने ये बताया कि हमारे गांव के सुमित, प्रदीप और वीरेंद्र है, ये इस प्रकार की वारदात करते हैं। उन्होंने पहले भी इस प्रकार किया है। उसके आधार पर हमने इनके घर रेड करी तो ये इनको काबू किया, पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें फ्री ब्लैंक्स मोबाइल्स कॉम नाम की एक साइट है, उसकी सहायता से फ्रॉड करने का तरीका बताया गया था और उसकी सहायता से ही हमने ये फ्रॉड किया। अब खबर झज्जर से है, जहां गांव महराणा में भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मजदूर ने यह कदम शराब के नशे में उठाया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक मजदूर गांव बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। ये भाई साहब भट्टे पर अपने को लेबर वाला है, इसने कल फांसी लगा ली शराब के नशे में। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम चंदन है भाई साहब। कौन सी? हाँ, ये है समस्तीपुर बिहार। देखो मारा के सवेरा सा गुल मत बड़ा। तो सोनीपत में एक कर्मचारी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां शुगर मिल में एक कर्मचारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर केन क्लर्क की पोस्ट पर नौकरी कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही मिल प्रशासन ने क्लर्क को टर्मिनेट कर दिया। मिल प्रशासन का आरोप है कि कर्मी को
केन विभाग से अन्य विभाग में ट्रांसफर किया था, लेकिन कर्मी ने नई पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं की, जिसके बाद मिल प्रशासन की तरफ से आरोपी कर्मी की जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वहीं मिल प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय में शिकायत भी भेजी है। मिल प्रशासन की माने तो आरोपी कर्मी से अब तक के वेतन और भत्तों की रिकवरी की जाएगी। श्री सुनील नाम का एक आदमी यहाँ पर काम कर रहा था, जिसकी ट्रांसफ़र गोहाना से शुगर मिल में हुई थी 2016 में। श्री सुनील की ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में करी गई थी, बट उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसी सिलसिले में जब उसका पर्सनल फाइल देखी गई तो उसने अपनी रिक्रूटमेंट के दौरान, जो कि 2002 में हुई थी, उस समय एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया हुआ था। जिस पोस्ट पर उसकी भर्ती हुई थी उस पर 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को हमने वेरीफाई करवाने भिजवाया था, और जिस मिल का वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उन्होंने हमें लिख के दे दिया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर काम करके नहीं गया। तो वहीं दूसरी ओर झज्जर के सरकारी अस्पताल में सरकार ने पीएम टीपीटी जांच की शुरुआत की है, जिसमें टीबी के नए मरीजों की पहचान की जाती है। इस दौरान टीबी विशेषज्ञ ने बताया कि इस योजना के तहत नए मरीजों की पहचान की जा रही है, जिसके परिवार में टीबी के मरीजों का इलाज चल रहा है या हो चुका है। उनके परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि टीबी के कीटाणु को उभरने में 6 महीने से 10 साल भी लग सकते हैं, इसलिए इन रोगों की पहचान शीघ्र करके उनका इलाज शुरू किया जा रहा है, जो इलाज 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चलता है। सरकार ने शहर और गांव दोनों जगहों पर यह योजना लागू की है। और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक। केंद्र सरकार ने एक नई योजना चलाई है, उसका नाम है पीएमटीपीटी, प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलर प्रिवेंटिव थेरेपी। असल में है क्या कि जो टीबी के मरीज हैं इनका तो हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन नए टीबी के मरीज आते जा रहे हैं, तो उनको पहचान करने के लिए सरकार ने अब 2 टेस्ट करवाने हैं। उनके जो भी टीबी के बलगम के मरीज के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनके परिवार वाले, उनका हम एक तो मोनटुक्स टेस्ट करेंगे या फिर हम उनका एक इग्रा टेस्ट करेंगे, और जिन जिन में ये पॉजिटिव मिलेगा उनको हम पहले से ही एक दवाई खिलाएंगे 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। उसमें 2 अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, एक का कोर्स 6 महीने चलेगा और दूसरी का कोर्स जो है 3 महीने चलेगा। तो उसके बाद अगर उस मरीज के अंदर वो जो कीटाणु चला गया है वो खत्म हो जाएगा और उसको जो टीबी होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। फिलहाल मेट्रो सिटी से जुड़ी तमाम खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।